किसी ने क्या खूब कहा है, काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए। काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, अगर दम है तो जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास में आदिकाल का ये चैप्टर नंबर 4 है। इससे पहले 3 चैप्टर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान पे दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो सके। हम स्टार्टिंग से लगे हैं, अंत तक जाएंगे, यानी हिंदी साहित्य के इतिहास को पूरा जितना भी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के अंदर लगता है पूरा देखेंगे। तो आप जुड़े रहें। चलो स्टार्ट करते हैं। नजरान ए हिंदी पुस्तक का नाम है। नजरान ए हिंदी किस कवि की काव्य कृति है? अब्दुल रहमान की, अब्दुल हसन की, रसखान की, रहीमदास की। नजरान ए हिंदी किसकी रचना है? ये अबुल हसन की है। नजरान ए हिंदी अबुल हसन की रचना है। किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को आधुनिक साहित्य संपत्ति का बीजक कहा गया है? आधुनिक साहित्य संपत्ति का बीजक कहा गया है किस साहित्य इतिहास को? हिंदी पुस्तक साहित्य माता प्रसाद गुप्त को। आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास श्री कृष्णलाल। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास रामदेव त्रिपाठी। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो हिंदी पुस्तक साहित्य जो माता प्रसाद गुप्त की है, किसकी है? हिंदी पुस्तक साहित्य माता प्रसाद गुप्त की है, उसे आधुनिक साहित्य संपत्ति का बीजक कहा गया है। तो हिंदी पुस्तक साहित्य कृति किसकी है? ये इतिहास किसका है? माता प्रसाद गुप्त का है, जिसे आधुनिक साहित्य संपत्ति का बीजक कहा गया है। वीर गाथा काल की प्रमुख प्रवृत्तियों में से निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति सही नहीं है? यह आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है। राष्ट्रीयता की भावना, युद्धों का सजीव वर्णन, कल्पना की प्रचुरता, आश्रयदाताओं की प्रशंसा। तो इनमें कौन सी प्रवृत्ति आदिकाल की यानी वीरगाथा काल की नहीं है? वो है राष्ट्रीयता की भावना। यानी आदिकाल की काव्य प्रवृत्ति में राष्ट्रीयता की भावना नहीं है। आदिकाल में युद्धों का वर्णन किया गया, आंखों देखा हाल सुनाया गया युद्धों को, यानी जो उसमें के जो राजा के दरबार में कवि रहते थे वो लेखन के साथ साथ में कुछ तो तलवार के धनी भी होते थे। तो इन्होंने युद्धों का सजीव वर्णन किया है। उनमें कल्पना की प्रचुर मात्रा थी, आश्रयदाताओं की प्रशंसाएं की है। तो उनमें क्या नहीं थी? तो उनमें राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी। मिस्र बंधुओं द्वारा किए गए काल विभाजन के अंतर्गत अज्ञात काल का उल्लेख है। इसमें चंद पूर्व हिंदी का विवरण है, रीतिकालीन कवियों का विवरण है, उन कवियों का विवरण है जिनका निश्चित में ज्ञात नहीं, उन रचनाओं का विवरण है जिनके रचनाकारों का पता नहीं। तो मिस्र बंधुओं द्वारा किए गए काल विभाजन के अंतर्गत अज्ञात काल का उल्लेख, और उस अज्ञात काल में किसका उल्लेख किया गया है? तो अज्ञात काल में उन कवियों का विवरण है जिनका निश्चित में ज्ञात नहीं है। उन्हें क्या नाम दे दिया? अज्ञात काल नाम दिया। किसने? मिस्र बंधुओं ने। मिस्र बंधुओं ने कौन सा ग्रंथ लिखा था साहित्य का इतिहास? मिस्र बंधु विनोद। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति साहित्य के वास्तविक हिंदी साहित्य का आरंभ माना है। तो पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति साहित्य से वास्तविक हिंदी साहित्य का आरंभ माना है। क्योंकि अपभ्रंशा भाष हिंदी भक्ति काल तक आते आते काव्य भाषा के रूप में स्थापित हो जाती है और हिंदी का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। तो पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति साहित्य से
वास्तविक हिंदी साहित्यकार माना है। क्यों माना है? तो अपभ्रंश का जो आभास था हिंदी में भक्ति काल के आते आते काव्य भाषा के रूप में स्थापित हो जाती है और हिंदी का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। ये सेकंड ग्रेड में आया हुआ था। राठौड़ारी ख्यात में किन ग्रंथों का उल्लेख हुआ है? हमीर रासो, पृथ्वीराज विजय, जयचंद प्रकाश, जयमेंक जसचंद्रिका, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, प्रेमचर्यु, रिठनेमी चर्यु। तो राठौड़ारी ख्यात में जयचंद प्रकाश और जयमेंक जसचंद्रिका इन ग्रंथों का उल्लेख हुआ है। ये अभी तक ग्रंथ, इनका उल्लेख, इन ग्रंथों के बारे में हमें जानकारी राठौड़ारी ख्यात से ही होता है। ये ग्रंथ अभी तक अज्ञात है, ज्ञात नहीं है, प्रकाश में नहीं आए हैं। जयचंद प्रकाश, प्रकाश कट हुआ है, पीछे क्यों सुनायो? भट्टैगन यानी भट्ट केदार। जयमेंक जसचंद्रिका, तो जयमेंक जसचंद्रिका किसकी है? मधुकर कवि की है। और ये फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वापस दोहराया जा सकता है। स्वयंभू रचित कौन सा ग्रंथ है जिसमें राम कथा का वर्णन है? किसके द्वारा? स्वयंभू के द्वारा रचित। ये स्वयंभू अपभ्रंश का वाल्मीकि कहलाता है। पयमचर्यु, स्वयंभू की रचना कौन सी है? पयमचर्यु, जिसमें राम कथा का वर्णन है। और स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। बसंत ऋतु के मादक वातावरण पर पड़ने वाले उत्तेजक प्रभाव का चिंताकर्षक चित्रण बसंत विलास में किस भाषा के माध्यम से हुआ है? तो वसंत विलास अज्ञात कवि की है। वसंत विलास अज्ञात कवि की है और इसके अंदर हमें भाषा पूछी गई है। इसमें तत्सम प्रधान संस्कृत भाषा है? नहीं है। बोलचाल की ठेठ अवधि भी नहीं है। अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी डिंगल भाषा, ये भी नहीं है। तो कौन सी भाषा है? अपभ्रंश मिश्रित ब्रज भाषा है। बसंत विलास में अपभ्रंश मिश्रित ब्रज भाषा का उपयोग किया गया है। वसंत विलास के विपरीत निम्न में से किन कृतियों का विवरण प्राप्त है किंतु कृत्य अप्राप्य है? वसंत विलास के विपरीत, वसंत विलास के विपरीत कैसे हुआ? जैसे वसंत विलास कर्तित्व तो है, लेकिन हमें उनके लेखक के बारे में पता नहीं है। लेखक अज्ञात है, लेकिन यहां पर जो कृति दी गई है उन कृति के लेखकों का तो पता है हमें, लेकिन कृति नहीं है। कृति अनुपलब्ध है अभी तक। तो वो कौन सी कृति है? जयचंद्र प्रकाश, जयमेंक जसचंद्रिका, रेवंत गिरिरास। तो इनमें जयचंद्र प्रकाश और जयमेंक जसचंद्रिका इनके कवियों का तो पता है, लेकिन ये रचनाएं अभी तक उपलब्ध नहीं है। खुसरो कृत नुहस्पियर है। नुहस्पियर क्या है? प्रबंध काव्य है, खड़ी बोली कविताओं का संग्रह है, अरबी फारसी शब्दकोश है, मुहावरों व कहावतों का संग्रह है। तो अमीर खुसरो द्वारा रचित नुहस्पियर क्या है? तो नुहस्पियर एक शब्दकोश है जो अरबी फारसी शब्दों से बनाया गया है। अरबी फारसी भाषा का शब्दकोश है अमीर खुसरो का। कौन सा? नुहस्पियर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किसकी रचनाएं साहित्य कोटि की नहीं है? तो रामचंद्र शुक्ल जी है वो किसकी रचना को साहित्य कोटि की रचना नहीं मानते? भट्ट केदार और नरपति नाले की रचनाएं, सिद्ध और योगियों की रचनाएं, विद्यापति और खुसरो की रचनाएं, जगनिक और चंद्रबरदाई की रचनाएं। तो रामचंद्र शुक्ल किन की रचना है वो साहित्य कोटि की नहीं मानते? सिद्ध और योगियों की रचनाओं को रामचंद्र शुक्ल साहित्य कोटि की रचना नहीं मानते। कोल ज्ञान निर्णय के रचनाकार है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। कोल ज्ञान निर्णय किसने लिया था? मत्स्येंद्रनाथ ने। किसकी रचना है कोल ज्ञान निर्णय? मत्स्येंद्रनाथ, जो गुरु गोरखनाथ के गुरु है। गुरु गोरखनाथ के गुरु कौन थे? मत्स्येंद्रनाथ थे। निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित किससे प्रभावित है? अपभ्रंश से प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? खुमान रासो, ढोला मारूरा दुआ, भरतेश्वर, बाहुबली रास, जयमेंक जसचंद्रिका। तो इसमें कौन सी रचना अपभ्रंश प्रभावित रचना है? तो वो है
भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी की है। भरतेश्वर बाहुबली रास ये अपभ्रंश से प्रभावित रचना है। तो भरतेश्वर बाहुबली रास रचना ये जैन कवि कौन था? शालिभद्र सूरी की है। यह हिंदी काव्य रचना आदिकालीन अपभ्रंश प्रभावित रचना है। इसमें भरतेश्वर है ये, भरतेश्वर अयोध्या के राजा थे। और बाहुबली कौन थे? वो फिल्म वाला बाहुबली कौन है? नहीं, ये तक्षशिला के राजा थे। बाहुबली कहाँ के राजा थे? ये तक्षशिला के राजा थे। और भरतेश्वर बाहुबली रास के लेखक हैं शालिभद्र सूरी। और शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना था? गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। और भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी की प्रथम रचना माना है। किसने? गणपति चंद्र गुप्त ने। डोला मारूरा दुआ, इनको एक दो बहुत प्रसिद्ध है, थन ध्यान भी होगो। कौन सो? क्या सोरठियो दुओ बलो भली मरवणरी बात, जोबन छाई धन भली तारा छाई रात। अगर आपको मेरा दुआ पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? यानी किस साहित्य को चारण साहित्य कहा गया? सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य। किस साहित्य को चारण साहित्य कहा गया? क्योंकि उस साहित्य को किसने लिखा था? चारणों ने लिखा था, इसलिए उस साहित्य को चारण साहित्य कहा जाता है। और वो साहित्य है रासो साहित्य। रासो साहित्य को चारण साहित्य कहा जाता है। रासो साहित्य में वीर रस प्रधान रासो साहित्य की रचना की गई, यानी उन कवियों के द्वारा आश्रयदाताओं की प्रशंसा में रची गई। पृथ्वीराज रासो है, खुमान रासो, बिशलदेव रासो, परमाल रासो, विजयपाल रासो आदि ये प्रमुख रासो से संबंधित ग्रंथ है। आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है। तो आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा था? राहुल सांस्कृतायन ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा था? घुमकड़ी शास्त्र के प्रणेता राहुल सांस्कृतायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत का काल कहा है। और आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? राहुल सांस्कृतायन ने। और आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? वीर गाथा काल। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा, क्या कहा? संधि काल एवं चारण काल नाम दिया था। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि काल और चारण काल नाम दिया। इसके अलावा जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल नाम दिया था। क्या नाम दिया था? चारण काल। आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, सिख साहित्य, नाथ साहित्य। अपन आदिकालीन हिंदी साहित्य पढ़ते हैं तो उसमें जैन साहित्य भी है, सिद्ध साहित्य है, नाथ साहित्य है, लेकिन कौन सा साहित्य नहीं है? सिख साहित्य नहीं है। तो सिख साहित्य किसके अंतर्गत आता है भाई? तो सिख साहित्य ये भक्तिकालीन काव्य धारा की जो संत काव्य परंपरा है ना, उसके अंतर्गत सिख साहित्य आता है। किस में आता है? भक्ति काल में जो संत काव्य परंपरा है उसके अंतर्गत आता है सिख साहित्य। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस क्या है? आदिकालीन जो साहित्य रचा गया उसका प्रमुख रस पूछा जाए और आदिकालीन साहित्य का रस पूछें तो रस कौन सा है? शांत, हास्य, करुण, वीर। कौन सा रस होगा? सभी को पता है ये वीर रस होगा, क्योंकि आदिकाल में रासो काव्य रचा गया, रासो काव्य ग्रंथों की रचना हुई जो वीर रसात्मक रचना थी। और इस रचनाओं की प्रवृत्तियों के आधार पर ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को कौन सा काल कहा था? वीर गाथा काल नाम दिया था। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। किसके आधार पे? इस आदिकालीन जो रचनाएं थी, रासो साहित्य था, उनकी वीर रसात्मक जो प्रवृत्तियां थी उसके आधार पर रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथात्मक काल की संज्ञा दी। इसके अलावा वीर के अलावा श्रृंगार रस का भी वर्णन हुआ है आदिकाल में, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन प्रधान रस वीर ही रहा। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? बार बार क्यों सुना रहा है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसने पौम चरियु रचना
की रचना की थी? पवनचर्यु वाल्मीकि को कहा जाता है। पवनचर्यु शंभु ने पवनचर्यु की रचना की जो एक राम के चरित्र से संबंधित है, इसलिए पवनचर्यु को अपभ्रंश की रामायण और शंभु को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। इसके अलावा आप अगर बात करें शंभु की रचनाएं तो हरिठनेमी चर्यु भी किसका है? शंभु का ही है। और इसके अलावा इन्होंने पवनचर्यु में केवल 5 कांड रखे हैं, उनका नाम वाल्मीकि रामायण से मिलता है। इन्होंने बालकांड का नाम विद्याधर कांड रखा है। तो शंभु ने पवनचर्यु में कितने कांड रखे हैं? पहली बात 5 कांड रखे हैं। और पवनचर्यु में जो वाल्मीकि की रामायण है उसमें जो बालकांड है, बालकांड के नाम को क्या नाम दिया है? विद्याधर कांड, विद्याधर कांड नाम रखा है। और इन्होंने अरण्य कांड और किष्किंधा कांड को नहीं दिया है। इसके अलावा धनपाल की भविष्यत कहा। चलो आगे चलते हैं, फिर ज्यादा हो जाएगा। किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया? किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया? तो ये तो आप सभी को पता है किसने दिया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल के प्रारंभिक काल को क्या नाम दिया था? वीरगाथा काल नाम दिया था। चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे? चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे? ये महाराज पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी कवि थे। पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? तो पृथ्वीराज रासो है, ये चंद्रवरदाई की रचना है। पृथ्वीराज चौहान के आश्रित कवि थे चंद्रवरदाई, इनके द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है ये। आचार्य शुक्ल ने चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। ओ महाकाव्य चंद्रवरदाई का जो महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है उसको रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। वीर तथा श्रृंगार रस प्रधान पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज रासो वीर और श्रृंगार रस प्रधान है। और इसमें पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान तृतीय के कितने विवाहों की बात की गई है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने 14 विवाह किए थे, इनका उल्लेख है। और महोबा के राजा परमर्दी देव के आश्रित कवि जगनिक ने क्या लिखा? परमाल रासो लिखा। और मुल्ला दाऊद के लिखे वो भी थाने पतो है। तो इन्होंने मुल्ला दाऊद ने चंदायन ग्रंथ की रचना की थी। किसकी? चंदायन। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना था? तो स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राहुल संस्कृतायन ने। तो स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना था डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। किसने माना? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। और डॉक्टर वर्मा ने स्वयंभू को अपभ्रंश का सर्वप्रथम कवि भी माना है। जबकि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास में शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। आगे चलते हैं। सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है। सिद्धों में पंचमकार थे। पंचमकारों में एक शब्द है महामुद्रा। और महामुद्रा शब्द का अभिप्राय क्या है? सिद्धि हेतु आसन का एक रूप, सिद्धि हेतु की जाने वाली एक क्रिया, सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग, सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री से विरक्ति। तो कौन सा सही है? सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय क्या है? तो महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग है। क्या है? स्त्री संसर्ग। चलो इसे और डिटेल से देखते हैं थोड़ा कि सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग है।
हिंदी के सिद्धों का संबंध बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से है, जिसमें महामुद्रा को व्याख्यातित करते हुए कहा गया है कि तांत्रिक उपासना में वह साधना सिद्ध योगिनी जिसके साधक अपनी सहचरी बनाकर साधना करता है, तब उस साधना पद्धति को महामुद्रा कहा जाता है। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि यानी हिंदी के भी प्रथम कवि सरहपा ने अपने ग्रंथ दोहा कोश में सिद्धि हेतु 4 मुद्राओं का वर्णन किया है, और वो 4 मुद्राएं हैं। एक तो क्रम मुद्रा है, एक धर्म मुद्रा है, एक ज्ञान मुद्रा है और एक महामुद्रा है। क्रम मुद्रा में क्या काम प्रदान होता है, धर्म मुद्रा में धर्म प्रदान होता है और ज्ञान मुद्रा में ज्ञान प्रदान होता है, जबकि महामुद्रा में स्त्री प्रदान होती है, स्त्री संसर्ग किया जाता है। चलो आगे देखते हैं। अब्दुल रहमान कृत संदेश राशक है। अब्दुल रहमान कृत संदेश राशक है। 11वीं शताब्दी में अब्दुल रहमान हुए थे, जिसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रथम कवि माना है। तो संदेश राशक है क्या है? महाकाव्य, खंड काव्य है, प्रबंध काव्य है, मुक्तक काव्य है। तो संदेश राशक क्या है? तो संदेश राशक एक खंड काव्य है। क्या है? खंड काव्य। अब इनकी डिटेल देखते हैं। अपभ्रंश साहित्य के समर्थक कवियों में अब्दुल रहमान का नाम आता है। अब्दुल रहमान ने संदेश राशक नामक ग्रंथ लिखा, जो पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है। तो पहला धर्मेतर रास ग्रंथ कौन सा है? तो संदेश राशक है, और ये क्या है? खंड काव्य है। संदेश राशक एक खंड काव्य है, जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित है। संदेश राशक में किसका वर्णन किया गया है? संदेश राशक में विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित है। इसका समय 12वीं सदी का उत्तरार्ध और 13वीं सदी का आरंभ माना जाता है। आला और उद्दल नामक 2 वीर सरदारों से की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन किया गया है। आला और उद्दल नामक 2 वीरों की, जो वीर सरदार थे, उनकी वीरता, उनकी लड़ाइयों का वर्णन किस ग्रंथ में है? परमाल रासों में, पृथ्वीराज रासों में, गुमान रासों में, हमीर रासों में। तो उनका वर्णन किस में है? परमाल रासों में है, जिसे चार्ल्स इलियट ने 1865 में प्रकाशित करवाया था, आला और उद्दल के नाम से। इसकी डिटेल देखते हैं, व्याख्या देखते हैं। परमाल रासो 1230 ईस्वी। परमाल रासो का दूसरा नाम है। आला खंड की रचना किसने की थी? जगनिक ने की थी। इसमें आला और उद्दल नामक 2 वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाई का वर्णन किया गया है। यह वीर गति, यह वीर गीत काव्य है। परमाल रासो है ना, ये वीर गीत काव्य है, क्योंकि ये आषाढ़ और सावन में गाया जाता है, यानी वर्षा ऋतु में गाया जाता है। आलय खंड को सर्वप्रथम 1865 में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश थे चार्ल्स इलियट, यानी 1865 में चार्ल्स इलियट ने आला खंड के नाम से परमाल रासो को सर्वप्रथम प्रकाशित करवाया था। आला खंड बरसात ऋतु में, यानी वर्षा ऋतु में उत्तर प्रदेश के बेसवाड़ा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्रों में गाया जाता है। स्वयंभू की कृति का नाम है। स्वयंभू की कृति का नाम क्या है? ये तो कई बार रिपीट हो गया है, यूपी पीजीटी एग्जाम में आया क्वेश्चन है। तो पयम चरयू है, जिसके कारण स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। चलो देखते हैं किसकी कौन सी रचना है। पयमचर्यू रचना ये स्वयंभू की है। पाहुड़ दोहा मुनिराज सिंह की, ये मुनिराज सिंह की नहीं है, ये राम सिंह की है। किसकी है? राम सिंह की। पाहुड़ दोहा राम सिंह। महापुराण जिसमें 63 महापुरुष गुणालंकार, यानी महापुराण में पुष्प दंत ने 63 सलाखा पुरुषों का वर्णन किया है। महापुराण के कारण अपभ्रंश का वेद व्यास कहा जाता है। किसे? पुष्प दंत को। पद्म पुराण रचना है ये महर्षि वेद व्यास जी की है। पद्म पुराण किसकी है? महर्षि वेद व्यास जी की है। आगे रचना है भविष्यत कहा, किसकी रचना है? भविष्यत कहा किसकी रचना है? राम सिंह की, देवसेन की, पुष्पदंत की, धनपाल की। तो भविष्यत कहा रचना किसकी है? तो ये धनपाल की रचना है। भविष्यत कहा धनपाल की रचना है। अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि धनपाल ने। तो प्रथम अपभ्रंश के प्रमुख कवि कौन है? कमेंट करके बताएं आप। तो अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि धनपाल ने 10वीं शताब्दी में भविष्यत कहा की रचना की,
जबकि राम सिंह ने पाहुड़ दोहा की रचना की और देवसेन ने श्रावकाचार की रचना की, जिसमें श्रावक धर्म का वर्णन किया गया है। श्रावकाचार में किसकी है? श्रावकाचार देवसेन की है। पुष्पदंत ने महापुराण नामक ग्रंथ की रचना की थी। मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया था? यानी पहेलियां, मुकरियां आदिकाल में किसने लिखी थी? आप सभी को पता है, मुकरियां, पहेलियां, गजलें किसने लिखी थी आदिकाल में? तो ये अमीर खुसरो ने लिखी थी। मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कवि अमीर खुसरो ने किया था। खुसरो की पहेलियों, मुकरियों में उक्त वैचित्र्य की प्रधानता थी। इनके द्वारा रचित अन्य ग्रंथ है खालिक बारी, पहेलियां, दो सूखने और गजल। खालिक बारी किसकी रचना है? अमीर खुसरो की है। बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। 10वीं से 14वीं सदी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है? तो 10वीं से 14वीं सदी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, मिश्र बंधु ने, राहुल संस्कृतायन ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो आदिकाल के अंतर्गत रखा है, तो मतलब उसने आदिकाल को क्या कहा? आदिकाल का। तो आदिकाल को आदिकाल कहने वाले कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। और 10वीं से 14वीं शताब्दी तक के जो साहित्य हैं उनको आदिकाल में रखने वाले भी कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी है। आगे देखते हैं कि 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है। सुमेलित कीजिए। ऐसे क्वेश्चन भी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड में पूछे जाते हैं। सुमेलित करने वाले क्वेश्चन भी। हिंदी साहित्य का इतिहास, दर्शन, जहां पे भी दर्शन आ जाए ना हिंदी साहित्य के इतिहास में, हिंदी साहित्य का इतिहास, दर्शन, अगर दर्शन करने हैं तो आप किससे करोगे? अपने नेत्रों से करोगे, आंखों से करोगे। नेत्र, लोचन और नेत्र यानी नलिन, इसमें क्या हो जाएगा? टी। डॉक्टर नलिन, डॉक्टर नलिन विलोचन, विलोचन, लोचन का अर्थ क्या होता है? लोचन का अर्थ भी क्या होता है? चलो और दिखा देता हूं इसको पूरा। तो जहां पर भी दर्शन आए तो वहां पर क्या आएगा? लोचन आएगा, यानी नेत्र आएंगे। नेत्रों से आप क्या करेंगे? दर्शन करेंगे। हिंदी काव्य संग्रह, दूसरा ग्रंथ है हिंदी काव्य संग्रह। हिंदी काव्य संग्रह किसने लिखा था? पंडित महेश दत्त शुक्ल ने। हिंदी काव्य संग्रह किसका है? पंडित महेश दत्त शुक्ल का है। हिंदी भाषा एवं साहित्य, हिंदी भाषा एवं साहित्य, भाषा एवं साहित्य की बात की थी बाबू ने, बाबू श्याम सुंदर दास ने। बाबू कहते हैं पहले भाषा सुधारो, उसके बाद साहित्य तो अपने आप ही बन जाएगा। हिंदी भाषा एवं साहित्य रचना किसकी है? तो बाबू श्याम सुंदर दास की है। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, ये सूर्यकांत त्रिपाठी, सूर्यकांत शास्त्री का है, त्रिपाठी का नहीं। सूर्यकांत शास्त्री ने हिंदी साहित्य का कौन सा विवेचनात्मक इतिहास लिखा? सूर्यकांत ने इतिहास पे क्या की है? विवेचना की है। इस तरीके से ऑप्शन तो हो जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या देखते हैं इनको। क्वेश्चन आ गए, मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। हिंदी साहित्य का इसमें हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा था? तो वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा था। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास किसने लिखा था? हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास किसने लिखा था? तो हिंदी काव्य शास्त्र भागीरथ मिश्र ने लिखा था। और हिंदी साहित्य धीरेन्द्र वर्मा ने क्या लिखा था? हिंदी साहित्य का अपभ्रंश साहित्य लिखा था। हिंदी साहित्य को अपभ्रंश साहित्य किसने कहा? धीरेन्द्र वर्मा। हिंदी साहित्य का अपभ्रंश इतिहास धीरेन्द्र वर्मा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है।
ये पंक्तियां हैं और कवि हैं। 12 वर्ष ले कुकर जीवे, 13 जीवे सिहार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन का धिक्कार। ये परमाल रसों की पंक्ति है और परमाल रसो लिखा था जगनिक ने। ये लीजिए, तांबा तुम्बा ये दुई सुचा, तांबा तुम्बा ये दुई सुचा, तांबा तुम्बा ये दुई सुचा। ये पंक्ति किसकी है? तांबा तुम्बा दुई सुचा एक पंक्ति है जी की योग तांबा कुण राख है, तांबा यानी तुम्बा, तुम्बा तुम्बा राख है संत महात्मा, और चरपटनाथ क्या थे? संत थे। चरपटनाथ तांबा तुम्बा राखता। ठीक है। 9 लख पातरी आगे सहज अखाड़ा, ये गोरखनाथ जी की बात लगती है मेरे को। किसकी बात है ये बात है गोरखनाथ जी की। ये पंक्ति किसकी है? 9 लख पातरी आगे अखाड़ा, 9 लख पातुरी आगे नाचे, 9 लख अखाड़ा। तो ये गोरखनाथ जी की पंक्ति है। उसके बाद में पुरुष कहानी हो कहो, पुरुष कहानी हो कहो, तो ये एक पंक्ति किसकी है? विद्यापति की है। पुरुष कहानी हो कहो। खड़ी बोली का प्रथम कवि कौन माना जाता है? ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है। तो ये तो आप सभी को पता है, कौन है? अमीर खुसरो है। अमीर खुसरो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि अमीर खुसरो को माना जाता है। इनकी रचनाओं में विशेषतः पहेलियां, मुकरियां, इनमें खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है। मिलान करना है, मिलान कीजिए। हिंदी साहित्य का अतीत, हिंदी साहित्य का अतीत, तो हिंदी साहित्य की अतीत की बात करें तो अतीत में कौन थे? विश्व के नाथ आदिनाथ शिव। ठीक है। तो अतीत कौन? विश्वनाथ। अतीत में कौन थे? विश्व के नाथ आदिनाथ यानी शिव सबसे पहले थे अतीत में। तो हिंदी साहित्य का अतीत कौन, किसने लिखा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा। हिंदी काव्य धारा किसका ग्रंथ है? हिंदी काव्य धारा, हिंदी काव्य धारा किसका ग्रंथ है? तो ये राहुल सांस्कृतायन का है। हिंदी साहित्य की कहानी, इतिहास को क्या कह दिया? कहानी कह दिया। तो हिंदी साहित्य की कहानी ग्रंथ किसका है? ये प्रभाकर माचवे का है। प्रभाकर माचवे, यानी कहानी है वो प्रभा यानी प्रभावशाली होनी चाहिए। हिंदी साहित्य की कहानी प्रभाकर माचवे। आधुनिक साहित्य, आधुनिक साहित्य किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी जी का है। इन रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है भाई। खुमान रासो, खुमान रासो रचना किसकी है? खुमान रासो रचना किसकी है? तो खुमान रासो दलपत विजय की है। किसकी है? दलपत विजय की। खुमान, खुमान ये चित्तौड़ का शासक था, मेवाड़ का शासक था खुमान। और रामचंद्र शुक्ल ने तो 980 के आसपास यहाँ से यहाँ 10वीं शताब्दी में गोहिलों के 3 खुमानों की बात की है, 3 राजाओं की बात की है कि मेवाड़ में 3 खुमान नाम के राजा हुए थे, उनका वर्णन है। तो खुमान रासो दल पत विजय, यानी खुमान 3 थे तो उनका क्या बन गया? दल बन गया। तो दल खुमान रासो किसकी रचना है? दलपत विजय की। परमाल रासो, परमाल रासो, परमाल रासो, परमाल रासो। अब देखो परमाल रासो किसका है? जगनिक का है। दिल पे मत लेना, यानी परमाल यानी दूसरों का माल है। जग में सारा ही अड़पना चाहे, यानी फ्री में बैठे बैठे ना अपने हाथ आ जाए। तो परमाल, परमाल यानी जग के अंदर संसार के अंदर सारा ही के चाहे हड़पणो चाहे। बिसल देव रासो तो थने पतो है, कोई दिक्कत ही को नहीं। बिसल देव रासो है नरपति नाले गो, और पृथ्वी रासो तो थारे हृदय में बैठ रहे चंद्र बरदाई गो। सुमेलित कीजिए। परमात्म प्रकाश, परमात्म प्रकाश रचनाएं ये किसकी है? परमात्म प्रकाश, परमात्म प्रकाश रचना किसकी है? तो परमात्म प्रकाश जोइंदू। किसकी है? जोइंदू। पौमचर्यू, पौमचर्यू अपभ्रंश की रामायण है ये। पौमचर्यू शंभु की, जो अब शंभु अपभ्रंश का वाल्मीकि है। महापुराण, महापुराण जिसके कारण पुष्पदंत को अपभ्रंश का
वेदव्यास कहा जाता है। भविष्यत कहा ये किसकी है? धनपाल की है। तो परमात्म प्रकाश जोइंदू की है, पवनचर्यु शंभू की है, महापुराण पुष्पदंत की है और भविष्यत कहा धनपाल की है। पंक्तियां देखते हैं, ये लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन होगा आज का इस वीडियो का। खुसरो की पहेलियां, खुसरो की पहेलियां, इस नाम से पहेलियां किसने लिखी थी? खुसरो की पहेलियां, खुसरो की पहेलियां किसकी है? तो अमीर खुसरो की है। ढोला मारूरा दुआ, ढोला मारूरा दुआ रचना किसकी है? तो कुशल लाभ की है। कवि कलोल भी नाम मिल सकता है आपको ऑप्शन में, तो कुशल लाभ या कवि कलोल की है। जयचंद प्रकाश, प्रकाश कहाँ होता है? प्रकाश भट्टे में होता है, तो जयचंद प्रकाश किसकी है? भट्ट केदार की है। जयमयंक जस चंद्रिका, मयंक, मयंक 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 होता है चंद्रमा, और चंद्रमा की चांदनी बड़ी मधुर होती है, तो जयमयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि। तो दोस्तों आज इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का आगे की वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भेजें और बताएं कि हिंदी साहित्य इतिहास की ऐसी क्लास चल रही है, बढ़िया रिवीजन मारें। और अगर आप लास्ट तक मेरे साथ बने रहें तो आपका हिंदी साहित्य इतिहास आपके रों रों में उतर जाएगा। बहुत शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं एक एक चीज़ को। और अगर आपने पहले के जो वीडियो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड से संबंधित और भी वीडियोस डाल रखे हैं, वो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर चैनल के पेज में जाकर देख सकते हैं। ओके।